कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति आज जब सामने आएंगे तो वो क्या कहेंगे। पूरी दुनिया की नजर उन पर थी और तेहरान में जो माहौल था, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी ईरान के राष्ट्रपति खामखई को सुनने के लिए, इसीलिए खुले तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के मुसलमानों से यह ऐलान किया। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग अभी तक चल रही थी, वो जंग अब इजराइल और ईरान के बीच में चालू हो चुकी है। कल जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद आयतुल्लाह खामेनी ने जो बड़ा ऐलान किया दोस्तों, उस ऐलान से पूरे दुनिया के अंदर हड़कंप मच चुका है। सिर्फ एक ऐलान करने के बाद काफी लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। उसी को लेकर दोस्तों हमारे देश के अंदर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसमें भारत देश का क्या नुकसान हो सकता है, यहाँ पर किस तरह से एक बड़ी कठिनाई का सामना इंडिया के लोगों को करना पड़ सकता है, वो क्या है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताएंगे। दोस्तों नमस्कार। विश्व बैंक और आईएमएफ लगातार ये कह रहा है कि दुनिया विश्व मंदी की तरफ बढ़ रही है और दुनिया के अलग अलग जगहों पर हो रहे सामरिक संघर्ष ये बताने लगे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ मंदी के आसार और दूसरी तरफ विश्व युद्ध के आसार, और इन दो परिस्थितियों के बीच दुनिया अपने अपने देशों के आश्रय, वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों की जरूरतें और अपनी सामरिक और कूटनीतिक बिसात को बिछाने में लग चुके हैं। इस दौर में हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति आज जब सामने आएंगे, जुमे तो की वो नमाज क्या में सामने आएंगे। पूरी दुनिया की नजर उन पर कल जुमे की और नमाज में तेहरान सामने आए हैं। जो माहौल था, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी ईरान के राष्ट्रपति खामखई को सुनने के लिए, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी थी कि दुनिया की नजर अगर ईरान पर है और ईरान की नजर अगर अपने लोगों के आश्रय युद्ध की दिशा में बढ़ते हुए कदम को लेकर है, तो फिर ईरान ये कतई नहीं चाहेगा कि दुनिया के बीच वह अलग थलग पड़ जाए। इसीलिए खुले तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के मुसलमानों से यह ऐलान किया कि दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं, पूरी दुनिया के आपका मुसलमान। दुश्मन कौन है ये समझ लें। आपको बांटने की कोशिश हो रही है, यह भी आप जान लें। और इन परिस्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब इसके भी संकेत दिए कि हो सकता है इजराइल जब हमला करे तो उन जगहों पर भी ईरान में हमला करे जहां उसके तेल के भंडार है। और तेल के भंडार पर अगर इजराइल रॉकेट गिरेंगे तो दुनिया के बाजार में, वह भी तेल बाजार में, कैसे हाहाकार मचेगा ये बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। बात सही है। तेल की मंदी कितनी तेज आएगी। युद्ध के वक्त जो पाबंदियां रूस पर अमेरिका ने लगाई और नाटो देशों ने लगाई, लेकिन भारत एकमात्र देश रहा जो रूस से तेल खरीदता रहा। और दुनिया के लिए या यूरोप के लिए भारत ही एकमात्र राहत का देश रहा जिसने रूस से तेल खरीदा, यहां पे उसकी सफाई की और उसके बाद उस तेल को एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप में। यानी यूरोप के भीतर भी कोई संकट तेल को लेकर नहीं आया। लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, या कहें जिस दिन ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी, उस दिन से लेकर अभी तक बीते 72 घंटों में 10% दुनिया के बाजार में तेल के कीमत में इजाफा हो गया। $70 प्रति बैरल से बढ़कर अब ये $77 प्रति बैरल हो गया है। तो दुनिया के लिए तेल के बाजार में मौजूदगी में भारत को लेकर कौन सा संकट होगा और भारत के लिए यह कितना बड़ा संकट होगा यह भी समझना होगा। और जब युद्ध की शक्ल में यह संघर्ष बदल जाएगा तो दुनिया में भारत की कितने बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, और अगर युद्ध की जद में मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देश आ जाते हैं जहां पर तकरीबन 90 लाख भारतीयों की मौजूदगी है। 90 लाख। उनकी मौजूदगी सिर्फ रोजगार को लेकर नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में वो पैसा भारत भी भेजते हैं। भारत 90 लाख लोग हैं भारतीय उस मार्फत जो खाड़ी देशों के अंदर काम करते हैं। लेकिन दुनिया के मुस्लिम एक हो जाएं, इसको कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। और जब अमेरिका की राजनीति कहती है कि एक वक्त तो ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी
बनाने बताने से चूके नहीं, और अब वो लगातार कहते हैं कि इजराइल के साथ वो खड़े हैं और एक झटके में अगर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो युद्ध समाप्त कर देंगे। और इन सब के बीच जो शेयर बाजार का बुलबुला है उसको भी वह तोड़ डालेंगे, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जिस बुलबुले के आसरे पनप रही है, अगर उसके असर को दुनिया के बाजार में भारत के अक्स तले देखें तो भारत का बाजार भी इस बुलबुले से दूर नहीं है। और देखिए, कल ही युद्ध की आहट जब तेज हुई तो एक झटके में भारत के शेयर बाजार से तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान निवेशकों को हो गया। 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, बात सही है। इन कल तमाम परिस्थितियों के बीच अब शेयर बाजार समझने में की जरूरत है कि अमेरिका का रुख, ईरान की सोच, इजराइल की रणनीति और इन सब के बीच भारत या कहें चीन या कहें खाड़ी देशों के बीच की परिस्थिति क्या कहती है। एक एक करके इसे आज समझने की जरूरत है। लेकिन इन सब से पहले एक दृश्य देख लीजिए, जब आज ईरान के राष्ट्रपति जुमे के दौर में, जुमे के वक्त पहुंचे लोगों को संबोधित करने के लिए आज सामने तो वहां का निकले हैं दृश्य आयतुल्लाह खामेनी। ये कल जुमा था, जो जुमे के बाद जो उन्होंने लोगों को संबोधित किया, जो बयान दिया दोस्तों, ये उस वक्त के दृश्य हैं आयतुल्लाह खामेनी के। कल जुमे के बाद आयतुल्लाह खामेनी ने जो ऐलान किया है, पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हड़कंप मच गया। सुनिए। ये होता है शासन, इसको कहते हैं शासन, ठीक है ना। समझने की ज़रूरत है और जानने की और सीखने की ज़रूरत है कि शासन किसे कहते हैं। दुनिया भर में मुस्लिमों की तादाद 2 बिलियन से ज़्यादा यानी 200 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, और भारत दुनिया के तीसरे देश में आता है जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। दरअसल इस जगह पर ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं, इसका नारा दे डाला। इस नारे का असर क्या होगा, खाड़ी देशों ने भी अभी तक खुद को इस संघर्ष से अलग रखा हुआ है, और दुनिया भर के लगभग 57 देशों में, जो कि एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उससे जुड़े हुए 57 कंट्रीज हैं। और दुनिया भर में जो मुस्लिम देश हैं या लोग हैं, अगर जीडीपी, दुनिया की जीडीपी में इनके योगदान को देखें या इनकी मौजूदगी को देखें तो यह तकरीबन 18 से 22% के बीच है। यानी दुनिया की इकोनॉमी में मुस्लिमों का योगदान या मुस्लिम कंट्रीज का योगदान या उनकी मौजूदगी कोई आसान नहीं है कि कोई एक झटके में अलग कर दे। तो क्या इस दौर में ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है, इसीलिए उसको यह ऐलान करने की जरूरत पड़ी, जहां पर धर्म के आसरे ही सही एकजुटता का बोध दुनिया के सामने एक दबाव समूह के तौर पर उभर कर आ जाए? या फिर इस दौर में अमेरिका जिस रास्ते निकल पड़ा, अब उसके सामने मुश्किल यह है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हो तो कितनी देर तक खड़ा हो। अमेरिका ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है, हाथ से चले डेमोक्रेट्स रोकेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन के तौर पर ट्रंप की मौजूदगी तो इस बात का एहसास लगातार कराती रही है कि वह खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं, उसके संघर्ष के साथ हैं, उसके युद्ध के साथ खड़े हैं। यह परिस्थिति कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन इस दौर में कमला हैरिस कहें या डेमोक्रेट्स कहें, वह भी रिस्क लेने को कतई तैयार नहीं है। तो पहले इस नारे के तहत दुनिया की एक स्थिति देख लीजिए, क्योंकि जब दुनिया के मुसलमान एक हो तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लगभग 25 करोड़ मुस्लिमों की मौजूदगी है, पाकिस्तान में 24 करोड़ के लगभग है, भारत में 20 करोड़ के लगभग है, बांग्लादेश में 15 करोड़ के लगभग है, उसके बाद नाइजीरिया लगभग 9-9.5 करोड़, इजिप्ट में भी 9 करोड़, तुर्की में भी लगभग 8.5 करोड़, ईरान में 8 करोड़ 25 लाख मुसलमान है, यानी वहां की पूरी जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है, उसमें 8 करोड़ 25 लाख मुसलमान यानी 99% से ज्यादा है। और 99% से ज्यादा देश जहां पर मुस्लिमों की तादाद है
उसमें मालदीव भी आता है, मॉरिटानिया भी आता है, सोमालिया भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, वेस्टर्न सहारा भी आता है, यमन भी आता है, अल्जीरिया भी आता है, मोरक्को भी आता है, मोमिटो भी आता है, सूडान भी आता है। और इन सब के बीच अगर टटोलते चले जाइएगा तो यमन है, सीरिया में 83 यमन, सीरिया। इसके बाद की परिस्थिति यह है कि भारत के इर्द गिर्द की अगर स्थितियों को देखें तो बांग्लादेश में भी 91% मुस्लिमों की तादाद है। 91%, मलेशिया में 91% बांग्लादेश, 61% जो कि 2 करोड़ के हिस्से में आते हैं। इनकी मौजूदगी रूस में भी है, तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख, जो कि लगभग 10, साढ़े 10, 11% बैठते हैं। इनकी मौजूदगी अमेरिका के भीतर भी है। इनकी मौजूदगी ध्यान दीजिए तो फ्रांस में है, जर्मनी में है, यूके में है, इटली में यानी है। हर लेकिन जगह यहाँ पर लमसम मुस्लिम हैं। 1%, 5%, 6%, फ्रांस में 10% जरूर है, जहां 67 लाख लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखिएगा तो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में मुस्लिमों की तादाद है। लेकिन सवाल है कि ईरान क्या सबको एकजुट इसलिए करना चाहता है कि अब उसने युद्ध के रूप में स्वीकार लिया है कि युद्ध होना तय है? ये सवाल बहुत बड़ा क्योंकि है। उन्होंने सेना पर भी अपने भाषण में छोड़ दिया कि सेना तय करेगी उनकी कि युद्ध कब, कैसे, किस रूप में लड़ा जाए। लेकिन इस दौर में अपने दुश्मनों को अगर मुस्लिमों ने नहीं पहचाना, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो आवाज लगा रहे थे, उसका कितना असर होगा यह तो दूर की बात है। लेकिन इस दौर में अमेरिका की कूटनीति इजराइल के जरिए शायद दुनिया के भीतर युद्ध की आहट दे चुकी है। और बाइडेन ने आज यह भी संकेत दिए कि दरअसल इजराइल हो सकता है कि खास तौर से तेल के ठिकानों पर निशाना बनाए। तेल के ठिकानों यहाँ पर। यह समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों ने दोस्तों साफ तौर पर सुना कि किस तरह से आयतुल्लाह खामेनी ने कल जुमे की नमाज में सभी लोगों को संबोधित किया और वहां पर लाखों की तादाद में संख्या थी। ये वो भीड़ थी दोस्तों जो ये चाहती थी कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करे और बड़ा हमला करे। यानी कि सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो ईरान ने एक तरह से एक बड़े जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि दुनिया के हर एक मुसलमान को अब एक होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसके अंदर आम नागरिक, आम मुसलमान तो कुछ कर नहीं सकते। उनका बड़ा पैगाम था मुस्लिम और अरबी देशों को, वो मुस्लिम और अरबी देश जो अभी तक फ़लस्तीन की तबाही पर, फ़लस्तीन की बर्बादी पर खामोशी से बैठकर खिल्ली उड़ा रहे थे और निंदा करने में व्यस्त थे। ये सीधा पैगाम ईरान का उन लोगों के लिए था कि दुनिया के हर एक मुसलमान को अब एक होने की ज़रूरत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुसलमानों को ख़त्म करने की रणनीति बनाते हैं, जहाँ से मुसलमानों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है कि किस तरह से यहूदियों वाली चाल चल के मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए एक इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन के अंदर अवैध तरीके से एंटर होता है, वहां पर उसको जगह दी जाती है और वो वही फिलिस्तीनियों को मारने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से। अब इसी बीच दोस्तों एक सवाल और रह जा रहा था आपका कि आखिर भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान के उन तेल के अड्डों के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों अगर तेल के अड्डों पर हमला होता है तो फिर तेल का हाहाकार काफ़ी जगहों पर देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों जो सामने निकल कर आई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।